दोस्तों, पोलैंड ने जहां नेटो का आर्टिकल 4 लागू कर दिया है, वहीं अब नेटो कंट्रीज आर्टिकल 5 भी लागू करने की तरफ बढ़ रही है। इतना ही नहीं, देशों ने एक नया ऑपरेशन ईस्टर्न सेनेरी लॉन्च किया है, जिसके तहत डेनमार्क, फ्रांस और कई अन्य यूरोपियन कंट्रीज की तरफ से फाइटर जेट्स पोलैंड भेजे गए हैं। यानी कि रूस यूक्रेन युद्ध अब एक बड़े मुहाने पर खड़ा हो गया है। डिटेल में इस टॉपिक को कवर करेंगे। इसके अलावा हमारी दूसरी खबर अमेरिका को लगे एक बड़े झटके को लेकर है, जिसके तहत बोइंग कंपनी को मिले सभी कॉन्ट्रैक्ट और ऑर्डर को अब कैंसिल किया जा रहा है, जो कि एक बड़ी बेइज्जती है। अमेरिका की दोनों खबरें काफी इंटरेस्टिंग हैं, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हम डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़े टॉप खबरें आपके लिए लेकर आते हैं। अगर आपको ऐसे टॉपिक में इंटरेस्ट है तो हमें सपोर्ट करने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। कुछ दिन पहले रूस ने यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर ड्रोन हमले किए थे। इन ड्रोन में से करीब 20 सीधे पोलैंड की सीमा में घुस गए। इनमें से कुछ तो पोलैंड की राजधानी तक पहुंच गए थे। इस कारण वहां लोगों में डर और घबराहट फैल गई। पोलैंड नेटो का सदस्य देश है और नेटो की संधि के अनुसार अगर किसी सदस्य देश पर हमला होता है तो उसे पूरे नेटो पर हमला माना जाता है। ऐसी स्थिति में नेटो का आर्टिकल 5 लागू हो सकता है, जिसके तहत सभी सदस्य देशों की सेनाएं मिलकर जवाबी कार्रवाई करती हैं। हालांकि इस बार आर्टिकल 5 लागू नहीं किया गया, लेकिन पोलैंड ने आर्टिकल 4 सक्रिय कर दिया है, जिसके तहत सभी सदस्य देश मिलकर स्थिति पर चर्चा करते हैं और सुरक्षा के कदम तय करते हैं। इसी पृष्ठभूमि में नेटो ने ईस्टर्न सेनेरी ऑपरेशन शुरू किया। इस ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य नेटो की पूर्वी सीमा को सुरक्षित बनाना है। पूर्वी यूरोप के देश जैसे इस्तोनिया, लातविया, लिथुआ, पोलैंड और बेलारूस की सीमा वाले इलाके सबसे अधिक संवेदनशील माने जाते हैं। ऑपरेशन ईस्टर्न सेनेरी के तहत इन इलाकों में फाइटर जेट, मिसाइल डिफेंस सिस्टम और अलग अलग देशों की सैन्य ताकत तैनात की जा रही है। इसका मकसद यह है कि रूस का कोई भी ड्रोन या मिसाइल इन देशों की सीमा में दाखिल ना हो पाए। इस ऑपरेशन के कई उद्देश्य हैं। पहला यह है कि रूस को स्पष्ट संदेश दिया जाए कि नेटो अपनी सुरक्षा के लिए पूरी तरह तैयार है और किसी भी हाल में अपनी सीमा की रक्षा करेगा। दूसरा उद्देश्य यह है कि पूर्वी यूरोप के देशों को भरोसा दिलाया जाए कि वह अकेले नहीं है और नेटो उनके साथ खड़ा है। तीसरा मकसद यह है कि हालात को और ज्यादा बिगड़ने से रोका जाए, क्योंकि सीधे युद्ध की स्थिति नेटो फिलहाल नहीं चाहता। इस ऑपरेशन में हर देश ने अपना योगदान देना शुरू कर दिया है। डेनमार्क ने अपने 2 F-16 फाइटर जेट और एक युद्ध को तैनात किया है। फ्रांस ने 3 राफेल फाइटर जेट भेजे हैं। जर्मनी ने 4 यूरो फाइटर जेट और एयर डिफेंस रडार उपलब्ध कराया है। ब्रिटेन अपनी एयर पुलिसिंग यूनिट भेज रहा है। इटली और नीदरलैंड ने इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और रिफ्यूलिंग सपोर्ट दिया है। यानी पूरा नेटो मिलकर दिखा रहा है कि वह एकजुट है और पूर्वी सीमा को किसी भी कीमत पर सुरक्षित रखा जाएगा। सिर्फ सैन्य स्तर पर ही नहीं, बल्कि कूटनीतिक स्तर पर भी कदम उठाए जा रहे हैं। पोलैंड ने ड्रोन के मलबे को इकट्ठा कर लिया है, ताकि यह साबित किया जा सके कि वह रूस से आए थे। साथ ही पोलैंड ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आपात बैठक बुलाने की मांग भी की है। अमेरिका और यूरोपीय सहयोगियों ने साफ कर दिया है कि वह नेटो की सुरक्षा को हर हाल में सुनिश्चित करेगा। दूसरी तरफ रूस ने यह सफाई दी है कि ड्रोन का पोलैंड में जाना जानबूझकर नहीं था, बल्कि यह नेविगेशनल एरर की वजह से हुआ, लेकिन 20 से अधिक ड्रोन गलती से सीमा पार कर जाए। यह तर्क बहुत कमजोर लगता है। अब सवाल उठता है कि रूस ने ऐसा क्यों किया। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि रूस नेटो की क्षमता को परखना चाहता हो, यानी यह देखना चाहता हो कि नेटो की रडार प्रणाली कितनी सक्रिय है और प्रतिक्रिया देने में कितना समय लगता है। दूसरा कारण यह हो सकता है कि रूस पोलैंड के लोगों पर मनोवैज्ञानिक दबाव डालना चाहता हो, ताकि उन्हें हमेशा लगे कि वह खतरे में है। तीसरा कारण यह भी हो सकता है कि रूस यह परीक्षण करना चाहता हो कि अगर सीमा उल्लंघन होता है तो नेटो कितना राजनीतिक रूप से एकजुट होकर जवाब देता है। आगे की स्थिति फिलहाल अनिश्चित है। ईस्टर्न सेनेरी ऑपरेशन अभी शुरुआत है और आने वाले दिनों में इसमें और देश शामिल हो सकते हैं। संभव है कि और अधिक हथियार, फाइटर जेट और डिफेंस सिस्टम तैनात किए जाए। लेकिन खतरा यह भी है कि कहीं यह मामला सीधे बड़े युद्ध में ना बदल जाए, क्योंकि अगर नेटो और रूस आमने सामने आते हैं तो यह सिर्फ रूस यूक्रेन युद्ध नहीं रहेगा, बल्कि पूरे यूरोप की सुरक्षा और स्थिरता दांव पर लग जाएगी। बहरहाल, आपको क्या लगता है कि यूरोप अब एक बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रहा है या फिर नहीं? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। दुनिया की सबसे ताकतवर अर्थव्यवस्था कही जाने वाली अमेरिका अपनी ही बनाई नीतियों के जाल में फंस सकती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं उन टैरिफ यानी इंपोर्ट टैक्स की, जिन्हें अमेरिका ने कभी अपनी इंडस्ट्री और नौकरियों को बचाने के लिए लगाया था।
लेकिन अब वही कदम धीरे धीरे अमेरिकी कंपनियों और आम जनता पर भारी पड़ते दिख रहे हैं। शुरुआत में जब यह टैरिफ लगाए गए थे तो सोच यह थी कि विदेशी सामान महंगा होगा और लोग घरेलू उत्पाद खरीदेंगे, लेकिन असल नतीजा उल्टा निकला। रोजमर्रा की चीजों से लेकर बड़े उद्योगों के लिए जरूरी कच्चा माल तक सब महंगा हो गया। इसका असर सीधा अमेरिकी कंपनियों की लागत और आम लोगों की जेब पर पड़ा। यानी जिसे बचाने के लिए कदम उठाए गए थे वही अब सबसे ज्यादा दबाव महसूस कर रहे हैं। इतना ही नहीं, दूसरे देशों ने भी अमेरिका को करारा जवाब दिया है। चीन, यूरोप और कई अन्य देशों ने भी अमेरिकी सामान पर टैरिफ लगाकर पलटवार किया। इसका सीधा असर अमेरिका के कृषि और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर पड़ा, जो बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट पर निर्भर रहते हैं। गेहूं, सोयाबीन और मशीनरी जैसी चीजें अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहले जितनी कंपटीशन नहीं दे पा रही, लेकिन सबसे बड़ा झटका अब अमेरिका की एयरोस्पेस इंडस्ट्री को लगता दिख रहा है। बोइंग जैसी दिग्गज कंपनी के लिए स्थिति मुश्किल होती जा रही है। यूरोप की सबसे बड़ी लो कॉस्ट एयरलाइन रायन एयर ने साफ कह दिया है कि अगर टैरिफ के कारण बोइंग विमानों की कीमत बढ़ी तो वह अपने बड़े ऑर्डर रद्द करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। सोचिए, बोइंग की 737 मैक्स विमानों के लिए जो सौदे रायन एयर ने किए हैं, अगर वह हिलते हैं तो कंपनी की नींव तक हिल जाएगी। रन एयर के सीईओ माइकल ने अमेरिका के सांसदों को पत्र लिखकर अपनी चिंता जताई है। उनका कहना है कि अगर लागत और बढ़ी तो वह बोइंग के साथ अपने लंबे रिश्ते पर दोबारा विचार करेंगे। यहां तक कि उन्होंने भविष्य में चीनी विमान निर्माता तक पर नजर डालने की बात कही है। ये अपने आप में बहुत बड़ा संकेत है, क्योंकि राय एयर हमेशा से बोइंग पर ही निर्भर रही है। अब अगर एयरबस पर शिफ्ट होने का सवाल उठे तो वहां भी दिक्कत है। एयरबस की प्रोडक्शन लाइन पहले से ही दशक के अंत तक बुक है, यानी रायन एयर जैसी एयरलाइन के लिए तुरंत विकल्प मिलना आसान नहीं होगा। ऐसे में बोइंग और अमेरिकी प्रशासन दोनों के लिए हालात बेहद जटिल बन गए हैं। दूसरी तरफ चीन ने भी अप्रैल 2025 में बोइंग पर सीधा वार किया। चीन सरकार ने अपने घरेलू एयरलाइनों को बोइंग की डिलीवरी रोकने का आदेश दे दिया। वजह, अमेरिकी प्रशासन ने चीनी इंपोर्ट्स पर 145% तक के टैरिफ लगा दिए थे। इसके जवाब में चीन ने भी अमेरिकी सामानों पर भारी टैक्स ठोक दिया, जिसमें विमान भी शामिल थे। नतीजा यह हुआ कि कई बोइंग 737 मैक्स विमान जो चीन के लिए बने थे, उन्हें वापस अमेरिका भेजना पड़ा। बोइंग की मुश्किलें यहीं खत्म नहीं होती। भारत की एयर इंडिया ने भी फिलहाल नए बोइंग ऑर्डर देने से परहेज किया है। कंपनी अपने पुराने ऑर्डर पर तो डटी हुई है, लेकिन डिलीवरी में देरी और बोइंग के बैकलॉग ने उनकी सोच को बदल दिया है। अब सवाल यह है कि अगर भारत जैसे बड़े खिलाड़ी सतर्क हो जाए तो बोइंग का भविष्य किस ओर जाएगा। वैसे आपके हिसाब से क्या भारत को भी बोइंग से ऑर्डर कैंसिल करके अमेरिका को सबक सिखाना चाहिए, या फिर हमें ऐसा नहीं करना चाहिए? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा और ऐसी खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे बीके न्यूज चैनल को। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।